देखो भाई 11th क्लास चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नाम है साम्यावस्था। साम्यावस्था, पहले समझे साम्यावस्था क्या है। साम्य का मतलब होता है एक समान अवस्था, यानी अवस्था परिवर्तित तो होती है परंतु उसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता, उसके ताप में परिवर्तन नहीं होता। और ये साम्यावस्था है, मानो हमने जल ले लिया, ठीक है, और जल हमने लिक्विड फॉर्म में लिया कुछ, और कुछ हमने ले लिया सॉलिड फॉर्म यानी बर्फ के रूप में, ठीक है। ऐसे कुछ बर्फ के क्रिस्टल, कुछ टुकड़े, और कुछ हमने पानी को लेकर के एक थर्मल फ्लास्क में बंद कर दिया, ठीक है। थर्मल फ्लास्क क्या होता है भाई, जो मिल्टन वगैरह के आजकल आते हैं तो उसमें ना तो बर्फ पिघलेगी और ना वो पानी की बर्फ बनेगी। जितना पानी पिघलेगा उतने ही पानी की बर्फ वापस बन जाएगी। तो ना तो बर्फ का सांद्रता परिवर्तित होगी और ना ही पानी की सांद्रता परिवर्तित होगी। जब उसको हम ओपन करेंगे तो जिस अवस्था में जितना था उसी अवस्था में उतना ही हमें मिलेगा, और हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, साम्यावस्था हो गई। किसकी? द्रव ठोस की साम्यावस्था, ठीक है। जैसे ये डिपेंड करता है, इसका मेन बेस होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, और एक होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। एक तो होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और दूसरी होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इंग्लिश में कहें तो इरिवर्सिबल अभिक्रियाएं। जैसे भाई हमारे पास कोई पदार्थ A+B है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया कराई तो मानो यहां पे C और D बन गया। क्या बन गया? A और B अभिक्रिया करने के बाद क्या बने? C और D बन गए। कौन? A और B। अब यदि C और D की अभिक्रिया कराएं तो कभी भी A और B नहीं बन सकता, कभी वापस जैसा है वैसा ही नहीं बन सकता। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो जैसे, अच्छा ध्यान रखो बेटा, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ये कहलाता है अभिकारक। इस वाले पोर्शन को कहते हैं, यानी जहां पदार्थ अभिक्रिया कर रहा होगा उसे कहेंगे अभिकारक यानी रिएक्टेंट। इसलिए इसको हम R से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया उत्पाद, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कह देते हैं और यानी इसे P से नोट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जहां कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है परंतु उत्पाद वापस अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अच्छा दूसरी बात करें, उत्क्रमणीय क्या होती हैं? उत्क्रमणीय होती हैं, मानो हमारे पास कोई P और Q पदार्थ है, P पदार्थ से क्रिया कराई तो हमारा R और S बन गया, मान लीजिए, ठीक है। और RS को क्रिया कराएंगे तो PQ बन जाएगा। यानी ये अभिक्रियाएं दोनों तरफ होती हैं। क्या होती हैं? दोनों तरफ अभिक्रियाएं होती हैं, और वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपूर्ण होती हैं, अभिकारक से उत्पाद की तरफ और उत्पाद से अभिकारक की तरफ। वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही साम्यावस्था पर आधारित है। या ये कहें साम्यावस्था किस पर आधारित है? भाई मैंने भी बताया कि बर्फ के टुकड़े पानी में परिवर्तित हो गए, जितना उसका पानी बना उतना पानी की बर्फ बन गई। तो द्रव्यमान, उसकी सांद्रता, उसकी मात्रा, उसका ताप कभी भी परिवर्तित नहीं होता। अच्छा
अब दूसरी बात करें, इसको बोलते हैं हम अग्र अभिक्रिया और इसको बोलते हैं पश्च अभिक्रिया। ठीक है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया क्या है? इसकी दर, भाई जिस दर से अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की तरफ हुई थी उसी दर से उत्पाद से अभिकारक की तरफ परिवर्तित होगी, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इस जो अग्र अभिक्रिया की दर है इसको हम RF से डिनोट कर देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रही है, और इसको RB से डिनोट कर देते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? जब अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की तरफ चल रही हो, और रेट ऑफ बैकवर्ड जब उत्पाद से अभिकारक की तरफ चल रही हो। अग्र अभिक्रिया आगे की तरफ, पश्च पीछे की तरफ चल रही हो। ठीक है, जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के सांद्रता और ताप को एक निश्चित समय के लिए या एक अधिक समय के लिए स्थिर रखा जाता है, यानी ना तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन किया जाए और ना ही उसके ताप में परिवर्तन किया जाए, तो उसी को कह देते हैं साम्यावस्था। यानी जब किसी भी दो अभिकारक पदार्थों का ना तो सांद्रता परिवर्तित हो और ना ही ताप परिवर्तन हो, उसी को हम क्या कह देते हैं? साम्यावस्था। ठीक है, डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे हम? वे रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें सांद्रता और ताप स्थिर रहता है। ठीक है, सांद्रता और, अब देखो सांद्रता और ताप स्थित है तो हम कह देंगे RF = RB होगा। ठीक है ना, अग्र अभिक्रिया के वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों क्या होंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे? और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वही क्या कहलाएगा? साम्यावस्था कहलाएगा। वे रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें स्थिर ताप और सांद्रता पर अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की परिवर्तन दर दोनों क्या हो जाए? समान हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। अब सांद्रता समान है, मानो हमारे पास कोई जल है, अब जल है, अब हमने सुबह से लेकर कहीं रख दिया, अब ना तो वो जमा और ना ही वो भाप बन के उड़ा, तो वो क्या हो गई? साम्यावस्था हो गई। उसकी कोई अवस्था परिवर्तन नहीं हुई, ना वो ठंडा हुआ ना ही वो गर्म हुआ, क्या हो गया? साम्यावस्था हो गई। दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं सांद्रता परिवर्तित हो गई, ताप परिवर्तन नहीं हुआ, या ताप परिवर्तन हो गया, सांद्रता परिवर्तित नहीं हुई। दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? साथ साथ। ताप और सांद्रता दोनों ही स्थिर रहनी चाहिए, ना तो मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए और ना ही उसके ताप में परिवर्तन होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी? साम्यावस्था कहलाएगी। ठीक है, तो दोबारा एक बार समझ लेंगे। साम्यावस्था से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, और वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में यदि सांद्रता और ताप एक निश्चित समय के लिए स्थिर हो जाए तो उनके अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, और इसी को हम कह देते हैं साम्यावस्था। ठीक है, तो साम्यावस्था समझ में आ गया होगा। साम्यावस्था के लक्षण की बात करें तो क्या होता है? सांद्रता और ताप स्थिर रहते हैं, सांद्रता और ताप स्थिर रहते हैं। नंबर 2 की बात करें तो RF बराबर होता है किसके? RB के। नंबर 3 की बात करें तो ये अभिक्रियाएं हमेशा बंद पात्र में होती हैं। किसमें होती हैं? बंद पात्र में होती हैं, कभी भी खुले पात्र में साम्यावस्था नहीं होती। ठीक है, यदि खुले पात्र में करेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो वाष्पित हो जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया तो उसका जम भी सकता है वो। तो हमेशा ये अभिक्रियाएं सामान्य ताप पर और बंद पात्र में संपूर्ण होती हैं। बंद पात्र में बता चुका हूं, थर्मल फ्लास्क, जिसमें ना बाहर की हम पहले पढ़ चुके हैं,
6 चैप्टर में पढ़ा है हमने ऊष्मागतिकी में। भाई हमने एक तो बंद निकाय, खुला निकाय पढ़ाया है ना, ठीक है, और विलगित निकाय। तो खुला निकाय क्या होता है, उसमें से ऊष्मा बाहर निकल जाती है, उसमें से उसका आयतन भी बाहर निकल जाता है, बाष्पीभवन करके पानी ऊपर उड़ गया, ठीक है। भाई हमने गर्म पानी लिया एक बर्तन में, और गर्म पानी को जब हमने कुछ समय के लिए रखा तो क्या होगा, वो भाप बन करके थोड़ी बहुत मात्रा उसकी बाष्प के साथ उड़ जाएगी, और जो मात्रा उड़ेगी, दूसरा प्लस क्या, बंद निकाय है। बंद में क्या होगा, जो मात्रा है वो मात्रा क्या हो जाएगी, उसमें से मात्रा नहीं निकलेगी, केवल उसकी परिधि से टकरा करके उसका ताप बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, उसकी ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। और विलगित निकाय क्या होता है, जिसमें से ना तो आयतन निकलेगा और ना ही, तो वही विलगित निकाय यहाँ यूज होगा बंद पात्र के रूप में। मैंने बताया था मिल्टन का थर्मस फ्लास्क वगैरह आते हैं, वो सारे, ना तो यहाँ से ताप कम होगा, न ताप बढ़ेगा, न सांद्रता कम होगी, और ना ही सांद्रता बढ़ेगी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक पॉइंट और आता है हमारा, वो आता है सक्रिय मात्रा। क्या आता है, सक्रिय मात्रा। सक्रिय मात्रा, एक्टिव मास, ये क्या है, सक्रिय मात्रा होती है किसी बिलियन के 1 लीटर में या 1 मिलीलीटर में घुले हुए मोलों की संख्या। भाई तुम पीछे पढ़ चुके हैं, किसी बिलियन के 1 लीटर बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है, सक्रिय मास के अलावा एक चीज और कहलाती है, वो क्या होता है, मोलरता। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है मोलरता। भाई मोलरता क्या है, मोलरता पढ़ा है हमने, 1 लीटर बिलियन या 1 लीटर आयतन, ठीक है, आयतन किसमें, इन लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है। भाई यहां हमने ए मान लिया विलेय को और बी मान लें विलायक, ठीक है। तो Na हमेशा विलेय के मोलों की संख्या रखते हैं, तो Na/B हो गया किसका, मोलरता का। हमें से n बराबर क्या होता है, W, Na बराबर हो जाएगा WA/VA, WA/MA, वास्तविक भार बटे आणविक भार। भाई n क्या है, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का सूत्र होता है वास्तविक भार बटे आणविक भार, ठीक है। ऐसे यदि हमें कभी NB निकालना पड़ जाए तो कह देंगे WB/MB, ठीक है ना। तो यदि हम इससे कैसे कह सकते हैं, मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, M बराबर कह देंगे NB का मान Na का मान हो गया WA/MA बटे B इन लीटर, ठीक है, या कह देंगे इसे WA/MA इंटू B इन लीटर। यदि ऐसे भी कह सकते हैं MA बराबर WA गुणा के 1000 बटे MA गुणा के V इन मिलीलीटर, ठीक है। भाई यदि मिलीलीटर में दे रखा है तो हमें यहाँ पे 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर से लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे मोलरता, ये क्या है, और मोलरता ही कहलाती है सक्रिय मात्रा, ठीक है। हम कह सकते हैं किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या या कणों की संख्या क्या कहलाती है, सक्रिय मात्रा कहलाती है। सक्रिय मात्रा क्या है, भैया हमें साम्य अवस्था बताई कि अवस्था कितनी परिवर्तित हुई, उसका सांद्रता परिवर्तित हुई या नहीं हुई, उसके ताप परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ। सीधी सी बात है, ताप परिवर्तित होगा तो सांद्रता तो परिवर्तित होगी। ताप बढ़ेगा तो वाष्प बन के उड़ेगा द्रव, ताप घटेगा द्रव जम जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा, और ठोस अवस्था में आ गया द्रव अवस्था क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। साम्य अवस्था क्या होती है, जब अवस्था स्थिर रहे। अवस्था स्थिर कब होगी, जब सांद्रता और ताप दोनों स्थिर रहेंगे।